नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ले। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ओके, तो शुरू करते हैं रेजिलेंस से। देखिए रेजिलेंस क्या कहता है। रेजिलेंस कहता है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में इलास्टिक लिमिट तक गया नहीं है, इलास्टिक लिमिट से पहले वो कितना लोड ले रहा है, वो कितना लोड सह सकता है। ओके, उसके बारे में बताएं। देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ पर मैंने लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम लिया है। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों लिया। यहाँ पर आप स्ट्रेस भी लगा सकते थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन भी ले सकते थे। देखिए यहाँ पर अगर ये क्या है, डिफॉर्मेशन है। यहाँ पर डेल्टा एल, देखिए इसको हम डेल या डेल्टा एल भी डो या डो कुछ भी कह सकते हो। ओके, आपको कहना है, सिर्फ लिखने में तो हम ऐसे ही लिखते हैं। अभी डिफॉर्मेशन है और ये लोड है। अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप लोड लगा रहे हो तो उस टाइम क्या होगा, वो स्ट्रेस होगा। प्रेशर पर यूनिट एरिया, देखिए P अपॉन एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया पे आप कितना प्रेशर लगाते हो उसका आपको क्या निकलता है, स्ट्रेस निकलता है। अगर यहाँ पर एरिया से आप डिवाइड कर दोगे, पर्टिकुलर एरिया के लिए लोड लगाओगे तो आपको क्या निकलता है, स्ट्रेस। अगर यहाँ पर आप उस डिफॉर्मेशन को आपके इनिशियल लेंथ से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या निकलता है, स्ट्रेन। देखिए सेम ही है, बट मैंने लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ऐसा क्यों लिया मैं आपको बाद में एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। ओके, तो पहले देखते हैं ये क्या कहता है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेन लगाता हूं, देखिए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ते हैं, आपको लगता होगा कि ऐसा आपको लगता होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी के ऊपर लोड लगा रहे हैं और लोड लगाने के बाद उसमें कितना स्ट्रेन होता है वो हम निकालते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल एक गलत है। इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम एक्चुअली क्या पढ़ते हैं पता है आपको, हम एक्चुअली उसके ऊपर स्ट्रेन लगा रहे हैं और वो कितना लोड सह सकता है उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक, वो निकालते हैं। हम क्या करते हैं, स्ट्रेन लगा रहे हैं, ऐसा खींच रहे हैं इसे। ओके, ये कितना स्ट्रेन कर रहा है और स्ट्रेन होते वक्त, एक खींचते वक्त इसकी डिफॉर्मेशन होते हुए वो कितना लोड सह सकता है ब्रेकिंग पॉइंट, तो वो हम निकालते हैं। ये जरा याद रखिएगा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको ये पता नहीं होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें ये पढ़ा जाता है कि इतने लोड लगाया और स्ट्रेन निकल गया। ऐसा नहीं होता, हम स्ट्रेन नहीं निकालते, हम स्ट्रेन को अप्लाई करके स्ट्रेस निकालते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो देखिए किसी बॉडी के ऊपर अगर मैं स्ट्रेन लगा रहा हूं, इस बॉडी को खींच रहा हूं, ओके, तो खींचते वक्त इसका डिफॉर्मेशन हुआ। अब डिफॉर्मेशन होते हुए ये क्या हुआ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से ऊपर गया। ओके, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से ऊपर गया इलास्टिक पॉइंट तक। तो वहां पर उस बॉडी के अंदर ऐसी एक एबिलिटी है, अगर मैं इलास्टिक पॉइंट पे अगर लोड को छोड़ दूं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है। ओके, इलास्टिसिटी की यही प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बॉडी इलास्टिक लिमिट तक गई है, वहां पर उसके ऊपर जो लोड लग रहे हैं, जो स्ट्रेन से खींच रहे हैं, अगर उसको छोड़ दूं तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। बट देखिए यहां तक जाने के लिए इलास्टिक लिमिट से पहले वहां तक जाने के लिए मैंने जो स्ट्रेन लगाया है, वो स्ट्रेन जब लगा रहा हूं तो उसमें जो एनर्जी उसने गेन की है, एनर्जी उसके अंदर एनर्जी होगी ना उसको खींचते वक्त। देखिए स्प्रिंग को आपने देखा होगा, जैसे जैसे हम उसको स्प्रिंग को खींचते हैं वैसे वैसे लंबा होता जा रहा है। अब जैसे उसको लोड छोड़ रहे हो तो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, राइट। तो देखिए वैसा ही है, वो इलास्टिक पॉइंट से पहले चला गया, इलास्टिक पॉइंट से पहले हमने उसे छोड़ दिया तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तब जब उसे खींच रहे तो उसके अंदर तनाव हुआ, राइट। तो खींच रहे हैं ना तो उसके अंदर कुछ एनर्जी आई, उसी एनर्जी की वजह से तो वापस आया ना वो, राइट। तो इलास्टिक लिमिट तक जाने के, इलास्टिक लिमिट से पहले उन्होंने क्या कहा है कि इलास्टिक लिमिट से पहले, विद इन इलास्टिक लिमिट तक गया नहीं है, राइट। देखिए कितनी एनर्जी उसने गेन की है, कितना मतलब इतना गेन किया है कि उसको अगर छोड़ देगा वहां पर वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा उसी एनर्जी की वजह से। ओके, और मैंने लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन क्यों लिया ये आपको अब बताता हूं। जब उस स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे स्ट्रेन कर रहे हो, उस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, अब लोड प्रोड्यूस हो रहा है। लोड मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसके अंदर आपको लगता होगा कि स्ट्रेस कैसे, वहां पर स्ट्रेस क्यों नहीं प्रोड्यूस होता।
स्ट्रेस क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, देखिए हम स्ट्रेस कभी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए निकालते हैं। अब स्प्रिंग को देखोगे तो वो तो बहुत बड़ा है, वहां पर तो एरिया कांस्टेंट नहीं है ना, ऐसा राउंड राउंड वाला है, तो एरिया चेंज होता जा रहा है। तो पर्टिकुलर एरिया पे हम तो लोड नहीं लगा रहे, सभी एरिया के लिए लगा रहे, तो उससे क्या कहते हैं हम, वहां पर सिर्फ हम लोड की बात करते हैं। पर्टिकुलर एरिया पे होगा तो स्प्रिंग के कई सेक्शन पे होगा, पर्टिकुलर एरिया पे होगा तो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, बट यहाँ पर पूरे के पूरे स्प्रिंग पे लग रहा है, तो इसी वजह से हम उसे कहते हैं कि लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ये समझ में आया? तो चलिए अब देखिए स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी उसे लिखते हैं हम यू से। अब यू इज इक्वल टू हमारे पास देखिए यहां तक अगर जाओगे, एक्चुअली इलास्टिक पॉइंट तक ये स्ट्रेट ही होता है। ओके, माइल्ड स्टील के लिए आप माइल्ड स्टील का एग्जांपल लोगे तो ए एंड बी आर कोइंसाइड, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इलास्टिक लिमिट आर कोइंसाइड ईच अदर। ओके, तो इसकी वजह से हम ये स्ट्रेट ही कंसिडर करते हैं। इसके अंदर जो एरिया आएगा, अब देखिए ये क्या हुआ, ट्रायंगल हुआ, इसके अंदर जो एरिया आएगा तो उसको क्या कहते हैं हम, एनर्जी। ओके, वर्क, एनर्जी, आपने पीडीवी टाइप ऑफ वर्क देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर ग्राफ के अंदर जो आएगा उसे क्या कहते हैं, एनर्जी, वर्क कहते हैं। ओके, सॉरी, 1/2 पी इंटू डेल्टा। अब इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 पी इंटू डेल्टा। ओके, अब देखिए इसको हमें एनर्जी के इक्वेशन में फॉर्म करना है कि वो स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस एंड वॉल्यूम के लैंग्वेज में आए। ओके, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो ईएससी में गेट में पूछा जाता है, राइट। अब देखिए, सॉरी पेन चेंज करता हूँ, देखिए 1/2, अगर मैं यहाँ पर पी अपॉन एरिया इंटू डेल्टा अपॉन एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पर कुछ एरिया को एरिया कट जाएगा, इनिशियल वैसा ही रहेगा, राइट। देखिए 1/2 पी अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है, इनटू डेल्टा को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। आपने पढ़ा होगा डेल्टा को कैसे लिखते हैं, डिफॉर्मेशन को पी एल अपॉन ए, तो ऐसे लिखता हूं पी एल अपॉन ए, ओके, इंटू एरिया। अब बताइए पी अपॉन ए क्या हुआ, सिग्मा, राइट, स्ट्रेस हुआ ना, ये भी 1/2 सिग्मा इंटू सिग्मा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, ये बचा क्या, एरिया इंटू लेंथ अपॉन ई बचा। अब मुझे बताइए एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, राइट, यहां पर लिख देता हूं एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ, ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब, इसका यूनिट ये होता है। ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछ लोगे आप कि सर ऐसे कैसे आ गया वॉल्यूम, राइट, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब आ गया, इसलिए हम कहते हैं इसे वॉल्यूम कहते हैं। ओके, तो ए इंटू ये क्या लिखता हूं मैं, वॉल्यूम। 1/2 सिग्मा 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 स्क्वायर हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन ई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, पूरा फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन ई। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला आया और ये गेट एंड ईएससी में पूछा जाता है। ओके, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, या रेजिलेंस पे आपको रेजिलेंस में एग्जांपल भी पूछा जा सकता है कि एग्जांपल क्या आएगा, एग्जांपल आता है स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग, और स्प्रिंग बनाई जाती है हाई टेंसाइल स्टील से बनाई जाती है। ओके, और वो डिपेंड होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, राइट। देखिए हमने देख लिया रेजिलेंस क्या होता है, उसे ग्राफ में लोड इंटू डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन क्यों लिया गया, फिर उसका फॉर्मूला दिखा गया, फिर जो फॉर्मूला हमें एक्चुअल फॉर्मूला जो मिला ए वाला है। ओके, अब देखते हैं हम प्रूफ रेजिलेंस। ओके, अब प्रूफ रेजिलेंस क्या कुछ ऐसा ज्यादा अल्ट्रा साइंस नहीं है, उसमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक पॉइंट। पहले तो उन्होंने क्या लिया था, विद इन इलास्टिक लिमिट लिया था, फिर उन्होंने क्या कहा, अप टू इलास्टिक लिमिट पे वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर सकता है। ओके, प्रूफ रेजिलेंस।
प्रूफ रेजिलियंस, ओके। उन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम को ऐसे लिखा, पूरा लिखता हूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ओके, स्ट्रेन एनर्जी लिख देता हूं, स्ट्रेन एनर्जी stored या absorbed, okay, stored or absorbed by the material or body, by body or material up to elastic limit without प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ओके। इलास्टिक लिमिट तक तो गया है, बट वो इलास्टिक लिमिट के बाद नहीं जा रहा है, इलास्टिक लिमिट तक ही उस बॉडी या मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है कि वहां पर वो कितना लोड, इलास्टिक लिमिट तक कितना लोड सह सकता है, उस पर डिपेंड होगा। तो उसके बाद जाओगे तो आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑकर होगा। तो इलास्टिक लिमिट तक वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है। देखिए, अब रेजिलेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, U इज इक्वल टू वन हाफ सिग्मा स्क्वायर V अपॉन E, ओके। अब यहां पर उन्होंने सिर्फ बताया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलास्टिक लिमिट तक, तो मुझे लोड भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट। लोड तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, उस मटेरियल के टाइप पे डिपेंड होगा। उस मटेरियल जो है एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, या कौन सा भी मटेरियल होगा, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होगा कि वो कितना लोड सह सकता है, राइट, इलास्टिक लिमिट तक। उस लोड पे डिपेंड होगा। तो लोड क्या होता है, लोड के लैंग्वेज में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, राइट। तो वन हाफ जितना आप मैक्सिमम आपका स्ट्रेस होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा लोड होगा, बट विदाउट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट डिफॉर्मेशन अपॉन V अपॉन E, ओके। यही हमारा फॉर्मूला है, ओके। तो प्रूफ रेजिस्टेंस क्या कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कितना सहन कर सकता है, ले सकता है बिफोर अप टू इलास्टिक लिमिट तक, E पॉइंट तक। और उसका फॉर्मूला क्या है, ये मैक्सिमम जितना ज्यादा लोड होगा, बट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक रीजन में नहीं जाना चाहिए, उससे पहले, मतलब इलास्टिक पॉइंट तक ही ये फॉर्मूला वैलिड है, ओके। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है कि भाई अप टू इलास्टिक लिमिट तो है, बट मुझे क्या चाहिए, उस वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो है वो कितना कवर करता है, उस पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए, रेजिलेंस की वैल्यू चाहिए, ओके। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आप कभी भी देखिए, मॉडुलस याद रखिए, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज हो उसके जो पर्टिकुलर पहले वैल्यू थी, अब मॉडुलस आप रेजिलेंस निकाल रहे हो, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस निकाल रहे हो, इलास्टिक मॉडुलस निकाल रहे हो, या जो मॉडुलस ऑफ टफनेस होता है, जब आप उसको निकालते हो ना, आप कभी भी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हो, याद रखिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस कभी पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, वो होता ही है, ओके। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, हमें पता नहीं चलता कि कैसा है। मॉडुलस निकालना है तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम ही निकालना पड़ता है, राइट। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एब्सॉर्ब्ड गेन, और आपने जो स्टोर की हुए, एब्सॉर्ब बाय द बॉडी और मटेरियल बिफोर इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, कुछ गलत हो गया क्या इसमें,
ओके, हम मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट अप टू लेते हैं। ओके, अप टू। अब देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी और मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। अब उन्होंने क्या कहा, पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना निकाल सकता है, वो कितना एनर्जी गेन कर सकता है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। अब देखिए, अब हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन क्या है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन ई। ओके, अब इसको हमें एनर्जी क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम करना है, राइट। तो पर यूनिट वॉल्यूम, अब मैं से ये क्या होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हो जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई आ जाएगा, राइट, ई। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंडीशन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलास्टिक लिमिट होता है, जो इलास्टिक लिमिट है, देखिए ये जो इलास्टिक लिमिट है यहाँ पर होगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट। ओके, अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट। अब ब्रिटल में क्या होता है कि सारा का सारा एक ही जगह है, अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, फ्रैक्चर एक ही जगह होता है। अब ब्रिटल में या माइल्ड स्टील में अगर ऐसा कोई मटेरियल हो कि वो क्या कर रहा है कि उसका इलास्टिक पॉइंट एंड यील्ड पॉइंट सेम है, कोइंसाइड कर रहे, उसी टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये बॉडी, उसी टाइम हम निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। से बहुत इंपॉर्टेंट है यील्ड पॉइंट, मतलब क्या हो रहा है, इलास्टिक लिमिट के बाद भी जा रहा है, राइट। अब इलास्टिक लिमिट के बाद भी जा रहा है, जा नहीं रहा है, बट यील्ड पॉइंट एंड इलास्टिक लिमिट, मतलब आप जब उसे खींच रहे हो उस टाइम पे वो यील्ड पे जा रहा है, बट वहां पर अगर आप उसके ऊपर का फोर्स निकालोगे, लोड छोड़ दोगे उसके ऊपर का, रिमूव कर दोगे, तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर वहां पर थोड़ी सी भी आपकी गलती हुई कि आपने थोड़ा सा खींच लिया, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने अप टू इलास्टिक लिमिट लिखा है, पर अप टू इलास्टिक लिमिट है, बट कहां पर, यील्ड पॉइंट, उसका यील्ड पॉइंट एंड इलास्टिक पॉइंट सेम होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट सेम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वहां पर हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस ले सकते हैं पर वॉल्यूम के लिए। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट। ओके, देखिए उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, यू क्या होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के लिए, यू क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। ओके, तो हमने देख लिया रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ओके, धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर सुनने के लिए।